हेलो एवरीवन। आज बेसल नॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले की सारी टॉपिक्स मैंने कवर करा दी है, आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। मैंने पूरे स्टार्टिंग से कवर कराया हुआ है विवेक सिंह सर की बुक को, ठीक है। व्हाट आर बेसल नॉर्म्स? बेसल नॉर्म्स क्या है? ये एक तरीके का क्या है, इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन जो है सेट किया गया है, ठीक है। सेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन, इसको इशू किसने किया है? इशू किया है बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन ने, ठीक है। क्यों किया गया है? ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और बैंक का फेलियर का जो रिस्क है वो कम से कम हो सके, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर है, बेसल नॉर्म्स क्या है? बेसल नॉर्म्स इज ए सेट ऑफ इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन, ठीक है। ओरिजिन और बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो इसको किसके नाम पे रखा गया? बेसल नाम। बेसल क्यों रखा गया है कि बेसल जो है कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और बेसल में ही हेडक्वार्टर किसका है? हेडक्वार्टर ऑफ बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। ये बेसल जो है, बेसल स्विट्जरलैंड में बेसल है और बेसल के नाम पे रखा गया है। देन बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट क्या करता है? ये प्रमोट करता है सेंट्रल बैंक कोऑपरेशन और कॉमन बैंकिंग स्टैंडर्ड जो है ग्लोबली कौन लेकर आता है? तो वो लेकर आता है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो बैंक जो बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक है फ्रॉम 28 मेंबर नेशन। कितने मेंबर नेशन है? क्या बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन में क्या सारे के सारे मेंबर नेशन है? क्या जितने यूनाइटेड नेशन में हैं सारे के सारे हैं? नहीं। तो इसमें कितने हैं? ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक्स फ्रॉम 28 मेंबर नेशन, 28 मेंबर नेशन से जो है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, और इंडिया भी है। ये हमें पता चल गया ओरिजिन एंड बैकग्राउंड कि बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या है। तो ये एक सेंट्रल बैंकों का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कि 28 मेंबर नेशंस है, जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूड है। अब नीड फॉर बेसल नॉर्म्स, क्या ज़रूरत पड़ गई थी बेसल नॉर्म्स लाने की? तो जैसा कि हमें पता है कि बैंक क्या एक्सेप्ट करती है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और फंड रेज करती है डेब्ट और इक्विटी से। देन फिर ये क्या करती है? लेंड करती है बोरोवर्स को विद वेरिंग रिस्क प्रोफाइल। अगर हम देखें कि कौन सा, कुछ बोरोवर है डिफॉल्ट भी कर जाते हैं, कुछ बोरोवर है क्रेडिट वर्दी है, तो वो बैंक क्या करती है? लेंड करती है। और इससे क्या होता है? दिस एक्सपोजेज देम टू क्रेडिट मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो अगर बैंक अपना पैसा दे रही है तो क्या हो रहा है? इसको प्रॉब्लम हो सकती है क्रेडिट में, मार्केट या ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है बैंक के चलाने में, बैंक फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। तो बैंक फेलियर हो सकता है और कभी कभी क्या हो सकता है कि डिपॉजिटर का लॉस भी हो सकता है, क्योंकि अगर बैंक किसी ऐसे बोरोवर को लेंड कर देती है जो कि डिफॉल्ट करके भाग जाता है, तो फिर क्या होगा? ये सारी प्रॉब्लम होगी, वो बैंक तो चल नहीं पाएगा क्योंकि बैंक का, पब्लिक का सारा पैसा तो चला गया, ठीक है। तो इसीलिए बेसल नॉर्म्स की ज़रूरत पड़ी ताकि बैंक फेलियर ना हो और बैंक फेलियर होने से बच सके। पर्पस क्या था बेसल अकॉर्ड्स का? तो इस बेसल अकॉर्ड्स को क्यों लाया गया? ताकि बैंक जो है मेंटेन करे सफिशिएंट कैपिटल रिजर्व, कि इसके पास सफिशिएंट कैपिटल रिजर्व होना ही चाहिए, ठीक है। जिससे कि बैंक क्या हेल्प करेगा? ताकि जो एब्जॉर्व करेगा अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। अगर किसी तरह का अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, बेसिकली ये सारी चीज़ें क्यों हैं? बैंक को बचाने के लिए। बैंक का पूरा खेल किस पे है? डिपॉजिट पे है। देन फिर जो वो मनी लैंड करती है उस पे है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है? जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है उससे बचाना है। और ये क्या प्रमोट करेगा? ट्रस्ट और स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो ये हमने देख लिया कि बेसल अकॉर्ड लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। अब इंडिया का स्टैंड देखते हैं। इंडिया अडॉप्ट कर चुका है बेसल नॉर्म्स को, ठीक है, क्योंकि इंडिया को रेगुलेट करना है अपने बैंकिंग सेक्टर को। देन बेसल नॉर्म्स 1 और 2 आता है। तो बेसल नॉर्म्स 1 के बारे में देख लेते हैं, जो कि 1988 में आता है। और इसको इंट्रोड्यूस कौन करता है? बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन जो है बेसल 1 को भी इंट्रोड्यूस करता है। फोकस क्या रहता है? क्रेडिट रिस्क पे, ठीक है, रिस्क ऑफ बोरोवर्स डिफॉल्ट, की जो उधार ले रहा है वो क्या डिफॉल्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर डिफाइन किया जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर और रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। रिस्क वेटेड एसेट को देखा जाता है। अब ये रिस्क वेटेड एसेट क्या है और रिस्क वेटेड एसेट जो है इंपॉर्टेंट क्यों है? रिस्क वेटेड एसेट रेफर टू बैंक्स एसेट। तो रिस्क वेटेड एसेट क्या है? ये बैंक का एसेट है, जैसे कि लोन हो गया, ठीक है। और उसको कैसे वेट किया जाता है? वेट बाय क्रेडिट रिस्क एज असाइंड बाय रेगुलेटर लाइक आरबीआई, ठीक है। डिफरेंट एसेट हैव डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क, द रिस्कियर द एसेट द हाइयर द वेट। तो यहाँ क्या बात की जा रही है? रिस्क वेटेड एसेट क्या है, ठीक है। अब जैसे हर बैंक है तो बैंक का कुछ एसेट है, तो अगर बैंक लोन दे रही है तो बैंक को ये पता तो करना होगा कि मैंने जो ये लोन दिया है क्या ये लोन रिस्की है, ठीक है,
क्या ये लोन में ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होने का चांस है? अगर जिस लोन में ज़्यादा से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट होने का चांस है तो वो क्या हो गया, वो बैंक का रिस्क वेटेड एसेट हो गया, ठीक है। और जितना रिस्कियर होगा एसेट, जैसे जो लोन बैंक ने दिया हुआ है और यहाँ पे बैंक को पता चल रहा है कि ये लोन तो मेरा डिफ़ॉल्ट होने वाला है, तो जितना रिस्कियर है एसेट उतना ही हायर वेट दिया जाता है, ठीक है। रिस्कियर द एसेट, हायर द वेट। सो वाई रिस्क वेटेड एसेट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब रिस्क वेटेड एसेट इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये क्या करता है, ये हेल्प करता है मेज़र करने में कि कितना, हाउ मच कैपिटल अ बैंक मस्ट होल्ड टू गार्ड अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस, कि एक बैंक को कितना पैसा रखना चाहिए कि ये क्या कर सके, ये देख सके कि इसको कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है। और इसका यूज़ कैसे किया जाएगा? यूज इन कैलकुलेटिंग CRAR। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि CRAR क्या है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो अंडर बेसल नॉर्म्स। बेसिकली क्या है, यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। समझने वाली क्या बात है कि कोई भी आम इंसान क्या करता है, अपना पैसा डिपॉजिट करता है बैंक में, और बैंक जो है मार्केट से भी पैसा लेते हैं, देन वो क्या करते हैं, लोन देते हैं और अपना बिजनेस बढ़ाते हैं, ठीक है। और अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसने ऐसे लोगों को लोन दिया हुआ है कि वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो उसका क्या हो गया, वो रिस्क वेटेड एसेट बन गया, वो एसेट में जो है अब रिस्क आ गया, तो ये हमने रिस्क वेटेड एसेट देख लिया, ठीक है। उसके बाद रिस्क वेटेड एसेट जानना ज़रूरी क्यों है, तो इससे जो है पता चलेगा कि बैंक को कितना कैपिटल रखना चाहिए, क्योंकि मेरा ये तो रिस्की है एसेट, तो मेरे पास कितना एज ए बैंक कितना कैपिटल होना चाहिए कि इस रिस्क को मैनेज किया जा सके, ठीक है। और फिर इससे CRAR कैलकुलेट किया जाएगा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कि हमें कितना जो है कैपिटल रखना चाहिए इस रिस्क के, ये जो रिस्क आ चुका है इस रिस्क के अगेंस्ट कितना हमें एसेट रखना चाहिए, ठीक है। पिछले क्लास में हमने CRAR बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। देन अब देखिए हम अगर एग्जाम्पल ऑफ रिस्क वेट्स, तो जैसे कि टाइप ऑफ एसेट, अब एसेट क्या क्या हो सकता है, जैसे कि कैश, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, होम लोन्स कोलेट्रल के साथ, ये एसेट हो सकता है। पर्सनल लोन्स अगर बैंक ने दिया हुआ है तो ये अनसिक्योर्ड एसेट हो सकता है, तो पर्सनल लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड होता है। फिर कॉर्पोरेट लोन्स ये हो सकता है। तो अब रिस्क वेट अगर हम देखें तो कैश या गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या है, रिस्क 0% है। देन होम लोन्स में विथ कोलेट्रल, तो यहाँ पे रिस्क वेट है 50%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोलेट्रल तो है ना, लेकिन पर्सनल लोन में ये रिस्क वेट कितना हो गया, 100% हो गया, क्योंकि पर्सनल लोन क्या है, अनसिक्योर्ड है, यहाँ किसी तरह का कोलेट्रल या कुछ तो लिया नहीं जा रहा है कि अगर वो बोरोवर भाग जाता है तो इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, या ठीक है, या अपना पैसा कैसे हम ले सकते हैं उससे। देन कॉर्पोरेट लोन, यहाँ पे रिस्क वेट 100% या उससे भी ज़्यादा है, ठीक है। सो अब बेसल 1 में क्या बोला गया कि बैंक को कम से कम 8% जो है रखना पड़ेगा रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है, एज ए कैपिटल। तो उसका रिस्क वेटेड एसेट जितना है उसका कम से कम 8% रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्क वेट का एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें, लोन्स विथ कोलेट्रल लोअर रिस्क और अनसिक्योर्ड लोन हायर रिस्क। तो जैसा कि हमने देखा कि जैसे कि ये होम लोन है, यहाँ पे 50% कोलेट्रल है, तो यहाँ रिस्क कम है ना, कि अगर मेरा लोन को ये डिफ़ॉल्ट करके भागता है तो इसकी प्रॉपर्टी तो मेरे पास आ जाएगी ना, इसका होम तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया लोअर रिस्क। देन अनसिक्योर्ड लोन जैसे कि पर्सनल लोन हो गया, तो यहाँ हायर रिस्क है, अगर वो पैसा लेके भाग गया तो बैंक का इंटरेस्ट तो छोड़ो, पूरा का पूरा पैसा ही चला गया, ठीक है। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया बेसल 1 को कब, 1919 में। देन बेसल 2 2004 में आता है, ये एक तरीके का रिफाइंड वर्जन है बेसल 1 का, ठीक है। और यहाँ पे रिस्क कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा है, और बेसल 2 में हमने 3 पिलर देखने को लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 8% रखा जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ रिस्क वेटेड एसेट का, कि जितना रिस्क वेटेड एसेट है, मतलब जो एसेट आपका रिस्की हो गया उसका 8% बेसल 1 में रखा जा रहा था। बेसल 2 में क्या किया गया, कैपिटल एडिक्वेसी, मतलब कितना एक बैंक के पास होना चाहिए, मेंटेन मिनिमम 8% कैपिटल फॉर क्रेडिट, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो कितना मिनिमम 8% जो है कैपिटल आपको रखना पड़ेगा क्रेडिट के लिए, मार्केट के लिए और ऑपरेशनल रिस्क के लिए। देन एक कहा गया कि सुपरवाइजरी रिव्यू होना चाहिए, कि बैंक को इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, कि बैंक देखे कि मेरे बैंक के अंदर जो इंटरनल रिस्क क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और जो भी क्रेडिट है, मार्केट है, ऑपरेशनल रिस्क है, सारी चीज़ों को मॉनिटर होना जरूरी है। देन मार्केट डिसिप्लिन आना चाहिए, ग्रेटर डिस्क्लोजर ऑफ
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिस्क एक्सपोजर, कि मार्केट में क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपने कितना रखा हुआ है, आपके पास कितना रिस्क है। तो आप ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल आपको होना चाहिए एज ए बैंक। तो क्या कहा गया इसमें, 8% कैपिटल रखने के लिए कहा गया। क्यों कहा गया, ताकि ये क्रेडिट क्या कर सके, देख सके। कैपिटल किसके लिए, क्रेडिट के लिए, मार्केट के लिए, ऑपरेशनल रिस्क के लिए। फिर सुपरवाइजरी रिव्यू और मार्केट डिसिप्लिन में क्या कह रहा है कि आप ट्रांसपेरेंट रहें, जो भी रिस्क है, एक्सपोजर है, जो भी चीज़ें हैं, तो आप अकाउंटेबल रहे, ट्रांसपेरेंट रहे। तो बेसल 2 को फुल्ली इंप्लीमेंट इंडिया में और ग्लोबली नहीं किया गया है। बेसल 3 नॉर्म्स 2010 में आता है। देखते हैं इसका क्या कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड है। 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, ठीक है। तो इसका एम क्या होता है, एम टू फिक्स इश्यूज ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन। जो अंडर कैपिटलाइजेशन बैंकों में चल रहा था उसको फिक्स करना था। जो हाई लेवरेज था, हाई लेवरेज कहने का क्या मतलब है कि डेप्थ बहुत ज़्यादा है। अगर एक बैंक है तो बैंक के पास जो भी कैपिटल है तो उस पर क्या है कि उसकी अपना पैसा कम है और इक्विटी कम है, और यहाँ पे हो क्या जा रहा है, उधारी ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हाई लेवरेज। तो ये सारा जो प्रॉब्लम चल रहा था, ओवर रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फंडिंग, की शॉर्ट टर्म फंडिंग पे बैंक क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा ओवर रिलाई कर रही थी। तो बेसल 2 को जो है देखा गया कि बेसल 2 जो है इनएडिक्वेट है, ये मैनेज नहीं कर पा रहा है सिस्टेमिक रिस्क को। तो ऑब्जेक्टिव क्या था बेसल 3 का, कि इनहेंस शॉक एब्जॉर्प्शन, कि अब जो है किसी भी तरह का सिर्फ इतना ही ज़रूरी नहीं है कि जो लोन है उसके अगेंस्ट ही पैसा रखना है, रिस्क वेटेड एसेट के अगेंस्ट, ठीक है। तो अब क्या करना है कि किसी भी तरह का अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है तो बैंक के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इन्हेंस वो क्या कर सके, शॉक को एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव हो और गवर्नेंस इंप्रूव हो, ट्रांसपेरेंसी बना रहे और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड जो है मजबूत हो सके, अच्छा हो सके। तो की फोकस एरिया क्या लाया गया, अब कैपिटल, ठीक है। कैपिटल में क्या कहा गया, emphasis ऑन हाई क्वालिटी कैपिटल लाइक कॉमन इक्विटी टीयर 1, ठीक है। तो यहाँ क्या कहा गया कि अब हाई क्वालिटी कैपिटल होना चाहिए, जैसे कि कॉमन इक्विटी टीयर 1, ठीक है। देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिक्वायरमेंट रेज्ड, कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है, ये जो ज़रूरत है इसको बढ़ा दिया गया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैपिटल आपको रखना पड़ेगा। देन एक क्या लाया गया, कैपिटल कंजर्वेशन बफर को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो CAR जो था इसको रेज कर दिया गया, बोला गया कि भाई अब आप क्वालिटी एसेट रखिए, जैसे कि कॉमन इक्विटी टीयर 1, ठीक है। लेवरेज क्या किया गया, लेवरेज रेशियो इंट्रोड्यूस टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेसिव बोरोइंग, कि बैंकों को कहा गया कि भाई साहब आप थोड़ा रुकिए, इतना भी ज़्यादा लोन लेकर आप दिया मत कीजिए, इतना भी ज़्यादा उधारी मत किया कीजिए आप, ठीक है। तो लेवरेज रेशियो को लाया गया ताकि रेस्ट्रिक्ट करे, एक्सेसिव बोरोइंग बैंक ना करे, जिससे कि क्या रहे कि हेल्प इन मेंटेनिंग मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल अगेंस्ट टोटल एक्सपोजर, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया। देन लिक्विडिटी के लिए क्या कहा गया, लिक्विडिटी के लिए लाया गया लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, कि बैंक के पास इनफ जो है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होना चाहिए, कि अगर कोई 30 दिन का भी स्ट्रेस आता है ना तो बैंक उसको आसान से झेल ले, ठीक है। देन नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो लाया गया। यहाँ क्या इंश्योर किया गया, स्टेबल फंडिंग ओवर अ 1 ईयर पीरियड, की स्टेबल फंडिंग 1 साल के लिए कम से कम आपके पास होना चाहिए। और फंडिंग रिड्यूस बैंक रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग, कि अब ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म पैसा लिए जा रहे हैं, आपको नहीं लेना है। फर्स्ट तो हमने देखा कि कैपिटल में ये क्या कह रहा है, हाई क्वालिटी एसेट रखो, जैसे कॉमन इक्विटी टीयर 1। देन बोला गया कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का जो रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा दिया गया। देन कहा गया कि कैपिटल कंजर्वेशन बफर को भी हम लेकर के आ रहे हैं। लेवरेज रेशियो में कहा गया कि आप एक्सेसिव बोरोइंग करना, उधार लेना तो आप बंद कीजिए, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी कवरेज रेशियो में बोला गया कि आपके पास इतना लिक्विडिटी तो होना ही चाहिए कि 30 दिन का स्ट्रेस को आप आसानी से झेल पाएं। देन कहा गया नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, क्या कहा गया कि इंश्योर स्टेबल फंडिंग ओवर अ 1 पीरियड, कि इतना तो आपके पास फंडिंग होना चाहिए कि 1 साल का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। देन और फंडिंग के लिए क्या कहा गया कि शॉर्ट टर्म जो है होलसेल फंडिंग पे आपको क्या किया गया, यहाँ बैंक का रिलायंस को बोला गया बैंकों को कि कम से कम आप शॉर्ट टर्म फंड पे रिलाई कीजिए, ठीक है। देन इंडिया और बेसल 3 को हम देखते हैं कि क्या इंडिया ने अडॉप्ट किया। तो RBI ने अडॉप्ट किया बेसल 3, हमने देखा था कि इंडिया ने बेसल 2 को अडॉप्ट नहीं किया था। देन बेसल 3 नॉर्म्स को अडॉप्ट किया फेज्ड मैनर में, ऐसा नहीं है कि हर टाइम जो भी है मेंटेन करना बैंकों को, जो भी इसके नॉर्म्स है और रेगुलेशंस है वो रहा नहीं रहा,
वो फेज्ड मैनर पे चला, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो है एक्सटेंड हुआ ड्यू टू कोविड-19 रिलेटेड डिसरप्शन, जो कोविड-19 में डिसरप्शन आया था उसकी वजह से फिर इसको क्या किया गया, एक्सटेंड किया गया, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि अगर बैंक 1 और बैंक 2 है, ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। अगर कोई बैंक 1 है और बैंक का एसेट और लायबिलिटी पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, बैंक 1 एंड बैंक 2। पर्सनल लोन इसका 1 करोड़ है और इसमें जो है प्रोजेक्ट लोन अगेंस्ट कोलेटरल 3 करोड़। तो इसने क्या किया, 1 करोड़ पर्सनल लोन पे दिया और 3 करोड़ जो है इसने कोलेटरल पे दिया, तो 4 करोड़ का लोन इसने भी दिया। देन यहाँ पे जो है इसका एसेट अगर देखें तो पर्सनल लोन 3 करोड़ इसका है। अब इसने क्या किया, पर्सनल लोन तो 1 करोड़ का दिया, इसने पर्सनल लोन 3 करोड़ का दिया और कोलेटरल के अगेंस्ट इसने 1 करोड़ का दिया। दोनों ने क्या किया, 4 करोड़ का ही लोन दिया हुआ है दोनों बैंक ने। अब इस का एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ठीक है, क्या है। तो अगर बैंक का बैलेंस शीट का ओवरव्यू किया जाएगा, जो तो कैपिटल का हम देख रहे हैं, कैपिटल क्या देख रहे हैं, ओनर्स कंट्रीब्यूशन 1 करोड़ है, पब्लिक डिपॉजिट 3 करोड़ है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ओनर का पैसा कितना है, 1 करोड़ है, यहाँ पे भी ओनर का पैसा 1 करोड़ है, पब्लिक का डिपॉजिट 3 करोड़ है, यहाँ पे भी पब्लिक का डिपॉजिट 3 करोड़ है, तो टोटल 4 करोड़ बैंक का क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये हमने देखा कि बैंक का लायबिलिटी कितना हो गया, 4 करोड़ हो गया, ठीक है। तो टोटल फंड कितना अवेलेबल है, 4 करोड़। तो लायबिलिटी का क्या मतलब हो गया, कैपिटल प्लस डिपॉजिट्स, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि बैंक 1 और बैंक 2 का क्या हाल है। तो बैंक 2 ने पर्सनल लोन कितना दिया था, 1 करोड़ का दिया था। तो यहाँ पे रिस्क कितना है, बैंक 1 का 100% है पर्सनल लोन में, और कोलेटरल के साथ बैंक 1 ने 3 करोड़ दिया था, तो यहाँ 50% रिस्क हो गया। अब बैंक 2 ने क्या किया, पर्सनल लोन में 3 करोड़ दे दिया, तो इसका रिस्क 100% है, इसका रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, और कोलेटरल के साथ 1 करोड़ दिया, ठीक है। तो सारा अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो बैंक 1 का क्या रहा, 40%, ठीक है। कैपिटल CRAR कितना रहा बैंक का, 40% रहा, और इसका 29% रहा, क्योंकि इसने क्या किया, इसको 20 तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट का जो रेशियो है इसका 40% रहा बैंक 1 का, और इसका 29% क्यों रहा, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने क्या किया, पर्सनल लोन में जो है सिर्फ 1 करोड़ दिया, और इसने पर्सनल लोन में 3 करोड़ दिया, जो कि पर्सनल लोन क्या है, अनसिक्योर्ड है, और यहाँ पे कोलेटरल के अगेंस्ट 3 करोड़ लिया गया था। तो इसका जो है, जो हम क्या कह सकते हैं कि इसने कैपिटल कितना रखा हुआ है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना हो रहा है, इसका 40% और इसका 29%। तो हम क्या समझ सकते हैं, जितना हाइयर होगा CRAR, अगर कोई बैंक रख रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रख रही है, तो उसका सेफर बैंक है डिपॉजिटर्स के लिए, कि अगर कोई डिपॉजिटर्स उस बैंक में जाकर डिपॉजिट करती है तो उसका पैसा सेफ होगा। क्यों? क्योंकि उसने मतलब अच्छे से रखा हुआ है, लोन भी सोच समझ के दिया हुआ है, मींस उसका कैपिटल ज़्यादा है उसके पास, ठीक है। तो बैंक 1 हैज़ हाइयर CRAR, सेफर फॉर डिपॉजिटर। तो हम बैंक 1 के केस में देख रहे हैं कि ये सेफ है, इवन विदाउट कैलकुलेटिंग CRAR। अगर क्या होता है, अगर CRAR को अगर नहीं भी रखता है, नहीं कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन अगर पर्सनल लोन दोनों बैंक का खराब हो जाता है, बैंक 1 स्टिल हैज़ 3 करोड़ ऑफ सिक्योर्ड लोन टू रिकवर। तो हमने क्या देखा, क्योंकि बैंक 1 ने सिक्योर्ड लोन दिया था, तो बैंक 1 के पास अभी भी 3 करोड़ रुपया है सिक्योर, और बैंक 2 के पास बस 1 ही करोड़ सिक्योर है। तो इसका रिस्क जो है ज़्यादा है ना, हाइयर रिस्क ऑफ डिपॉजिट लॉस। तो ये हमने क्या समझा इससे, कि CRAR एक की इंडिकेटर है बैंक के हेल्थ को जानने के लिए, कि बैंक ने अपने जो भी रिस्क के अकॉर्डिंग कितना एसेट रखा हुआ है। हाइयर CRAR अगर है तो ग्रेटर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लॉसेस, कि अगर बैंक को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है और उसने CRAR अच्छे से रखा हुआ है, अच्छा खासा मेंटेन किया हुआ है, तो उसके पास एबिलिटी है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा लॉसेस को। इंश्योर्स डिपॉजिटर्स मनी इज सेफ। और अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो ऐसे बैंक में जिसका CRAR हाई है, तो फिर आपका पैसा सेफ है, और ये क्या कर रहा है, बेसल नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो एंड बेसल नॉर्म्स 3 का क्या रिलेशन है। CRAR क्या मेजर करता है, बैंक्स कैपिटल अगेंस्ट इट रिस्क वेटेड एसेट। जैसे हमने अबव केस में देखा कि अगर 2 बैंक था, दोनों ने अपना पैसा दिया, तो ये CRAR क्या कर रहा है, ये मेजर कर रहा है कि बैंक ने कितना जो है
बैंक का जो कैपिटल है और इसका रिस्क वेटेड एसेट जो है कितना है, ठीक है, मेजर कर रहा है कि बैंक ने कितना कैपिटल रखा हुआ है, इसका रिस्क वेटेड एसेट कितना है। अगर हायर CRAR है तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा सेफ है, आप वहाँ अपना डिपॉजिट रखिए, आपका पैसा नहीं डूबने वाला है। बेसल नॉर्म्स इंडिया में क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 11.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, कि बैंक का अगर जो भी रिस्की एसेट है उसका 11.5% तो बैंक को मिनिमम कैपिटल रखना पड़ेगा। दिस मीन्स बैंक को 11.5% जो है जितना भी रिस्क वो कैरी कर रहे हैं उसके अगेंस्ट उसको रखना ही पड़ेगा, ठीक है, जो भी उसका लोन और इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब 11.5% में हम देखेंगे कैसे कैसे ये क्या रख रहे हैं। टियर 1 कैपिटल 7% रखा जाएगा, कोर कैपिटल, जो कि हमने देखा था कि आपको क्वालिटी कैपिटल मेंटेन करना है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो गया, रिजर्व्स हो गया, ठीक है। अगर आपके पास इक्विटी है आप तुरंत क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, जो भी लॉसेस है इमीडिएटली उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, अगर बैंक स्ट्रेस में है तो ये क्वालिटी कैपिटल आपके पास होना चाहिए कि प्रॉब्लम हुई तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन टियर 2 कैपिटल क्या होता है, सप्लीमेंट्री कैपिटल है ये, जिसमें कि बॉन्ड्स आता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व आता है, ठीक है। और ये तब इसकी ज़रूरत तब पड़ती है, अब बैंक का बुरा हाल है, इतना ज़्यादा बुरा हाल है कि अब बैंक कंगाल हो चुकी है, वाइंड अप हो रहा है बैंक का, तब जाके ये टियर 2 कैपिटल को यूज़ करके जो भी डिपॉजिटर्स की मनी है दिस दैट उसको दे दिया जाता है। देन कैपिटल कंजर्वेशन बफर CCB जो है कितना रखने के लिए कहा जाता है, 2.5%। तो हम ब्रेक डाउन देख रहे हैं, 7% हमने क्वालिटी कैपिटल देख लिया टियर 1, देन टियर 2 कैपिटल में हमें 2% देखने के लिए मिल रहा है, कैपिटल कंजर्वेशन बफर हमें 2.5% दे रहा है। तो ये एक तरीके का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि अगर इकोनॉमी में कोई स्ट्रेस आया तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है बचाएगा, ठीक है। और ये किससे बना होता है, ओनली मेड ऑफ टियर 1 कैपिटल। अब ये सारी चीज़ें मैटर क्यों करती है, अगर किसी बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल है तो डिपॉजिटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी है और इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर है कि ये लोन दे सके, क्योंकि इसके पास तो कैपिटल है, कोई प्रॉब्लम होगी तो ये जो भी स्टॉक आएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर लोअर कैपिटल है तो लैंडिंग करने में प्रॉब्लम है और रिस्क ऑफ रेगुलेटरी एक्शन, तो एक तरीके का ये सारी प्रॉब्लम है, लैंडिंग में रेस्ट्रिक्शन है लोअर कैपिटल में। सो वाई हायर कैपिटल इज नीडेड, ज़रूरत क्या है हमें हायर कैपिटल की, हमने इतने सारे कारण को देख चुके हैं, क्या कि ये एब्जॉर्ब करेगा शॉक को, अगर कोई तरह का NPA आ गया, आपका लोन जो है बैड लोन बन चुका है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आ चुका है, ठीक है, और आप बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर आएगा कि वो लैंड कर सकता है, अगर लोअर कैपिटल है तो वो लैंड नहीं कर सकता है। तो इम्पैक्ट क्या है NPA का, तो बैंक मस्ट मेक प्रोविज़न कीप फंड असाइड। तो अगर NPA हो रहा है तो ये क्या करेगी, ये इरोड करेगी कैपिटल को और रिड्यूस लोन कैपेसिटी, क्योंकि बैंक ने जिसको लोन दिया उसका पैसा ही रिकवर नहीं हुआ तो बैंक के पास अब कम से कम पैसा है कि वो लोन दे सके, ठीक है। तो ये बैड इफेक्ट है NPA का। तो कोई भी बैंक चाहेगी क्या कि उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाए, उसका लोन नहीं चाहेगी ना, क्यों नहीं चाहेगी, क्योंकि उसका अगर एसेट अगर NPA बन जाएगा तो उसको क्या बेनिफिट होगा, उसका सब कुछ तो चला ही जाएगा, तो वो आगे लैंड नहीं कर सकती है। सो अब पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि बेसल नॉर्म्स क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। देन मूव करते हैं हम बैंक रिकैपिटलाइजेशन की तरफ कि बैंक रिकैपिटलाइजेशन क्या है। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है उसको सपोर्ट करती है टू मीट कैपिटल नॉर्म्स एंड बूस्ट लेंडिंग। जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर बैंकों को सपोर्ट कर रही है ताकि ये जो भी कैपिटल नॉर्म्स है उसको पूरा कर पाए और लैंडिंग को बूस्ट कर पाए। तो इसके लिए दो मेथड है, क्या है, बजटरी इन्फ्यूज़न, कि अगर यूनियन बजट है तो उससे डायरेक्टली कैपिटल जो है क्या किया जा रहा है, लाया जा रहा है, बजटरी इन्फ्यूज़न किया जा रहा है। देन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड को लाया जा रहा है। अब कभी कभार क्या है, अब बैंक देख रही है बैंकों का बुरा हाल है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड लेकर के आएगी, गवर्नमेंट इशू करेगी बॉन्ड पब्लिक सेक्टर बैंक को, फिर पब्लिक सेक्टर बैंक बाय करेगी इन बॉन्ड को और फिर कैश देगी गवर्नमेंट को, फिर गवर्नमेंट री इन्वेस्ट करेगा दोबारा कैश को बैंक में, ठीक है, एज ए कैपिटल। तो इसीलिए इसका नाम है क्या, रिकैपिटलाइजेशन, की एक बार तो हो नहीं रहा है, कर क्या रही है, पहले गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर रही है, किसको कर रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक को ही बॉन्ड इशू कर रही है, पब्लिक सेक्टर बैंक बाय कर रही है उस बॉन्ड को और फिर गवर्नमेंट को कैश दे रही है और फिर गवर्नमेंट फिर से वही पैसा जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक से बॉन्ड के थ्रू मिला है तो वो उसको री इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, बैंक में, उसी बैंक में। तो ये क्या हो गया,
ये एक तरीके का क्या हो गया, बैंक रिकैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो अकाउंटिंग मेथड डज नॉट इम्पैक्ट फिस्कल डेफिसिट हैविली। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इसका इम्पैक्ट जो है फिस्कल डेफिसिट पे हैविली नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जिसको कौन लेकर आया है, आरबीआई। तो ये सारी चीज़ें लेकर के आई गई है बैंक के हालात को ठीक करने के लिए। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई सुपरवाइजरी टूल टू मॉनिटर एंड इंश्योर फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ बैंक। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को क्यों लाया गया है, तो ये एक आरबीआई का सुपरवाइजरी टूल है, ये मॉनिटर करेगा और इंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल साउंडनेस बना रहे, बैंक की कंडीशन अच्छी रहे। ठीक है, इसमें पैरामीटर्स क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी कि CRAR तो होना ही चाहिए, एसेट की क्वालिटी को देखती है कि क्या बैंक का एसेट अब NPA बन चुका है, लेवरेज रेशियो देखती है, इक्विटी बाय टोटल एसेट कि ये देखती है कि अगर बैंक का टोटल एसेट इतना है तो उधारी लेकर इसने कितना एसेट बनाया हुआ है। ठीक है, डेब्ट से कितना बनाया हुआ है और इक्विटी से कितना बनाया हुआ है, तो लेवरेज रेशियो। तो एक्शन आरबीआई कैन टेक अंडर PCA। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर आरबीआई क्या क्या एक्शन ले सकती है, अब ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शन करेगी। ठीक है, अगर ब्रांच एक्सपेंड कर रहा है ऐसे बैंक का जिसका बुरा हाल है, तो उसको बोलेगी रुक जाओ भाई, आपको इतना एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, मैनेजमेंट कंपनसेशन कैप्स, तो इन सारे चीज़ों पे भी ये क्या करेगी, आरबीआई देखेगी, कैप्स लगा सकती है। देन लेंडिंग रेस्ट्रिक्शन कि भाई आपको ऑपरेशनल रेस्ट्रिक्शंस तो दे दिया इसने कि आप ब्रांच वगैरह नहीं बढ़ा सकते, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में वो चाहे तो रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है, और मैनेजमेंट कंपनसेशन कैप्स वगैरह भी लगा सकती है। और यहाँ ये क्या कर सकती है, लैंडिंग रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, कि लैंड करने से मना कर सकती है या कैप डाल सकती है कि आप इससे ज़्यादा लैंड नहीं कर सकते हैं और किस सेक्टर को कितना कर सकते हैं। ठीक है, और इंक्रीज्ड प्रोविजनिंग मतलब क्या है कि हायर रिजर्व फॉर पोटेंशियल बैड लोन्स, जो जितना बैड लोन्स है अगर उसका बुरा हाल है तो प्रोविजनिंग को ये बढ़ाएगी, कहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिजर्व रखना चाहिए बैड लोन्स के लिए। ठीक है, तो गवर्नेंस मेजर देख लेते हैं कि आरबीआई क्या क्या कर सकती है। रिप्लेस कर सकती है मैनेजमेंट बोर्ड को, अपॉइंट कर सकती है कंसल्टेंट्स को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, चेंज कर सकती है ऑनरशिप को, मर्ज कर सकती है बैंकों को अनदर बैंक के साथ, और सुपरसीड कर सकती है बैंक के बोर्ड को। ठीक है, तो बैंक बोर्ड जो है उसको सुपरसीड कर सकती है। अगर बैंक का बुरा हाल है तो बैंक आरबीआई ये सारी चीज़ें कर सकती है करेक्ट करने के लिए। और यहाँ हम एक बात जान लेते हैं कि पीसीए क्या है, प्रिवेंटिव है, प्यूनिटिव नहीं है। ठीक है, तो प्रिवेंटिव का क्या मतलब है कि पहले ही किया जा रहा है ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो और बैंक को रिवाइव किया जा सके। ऐसा नहीं है कि बाद में किया जाएगा, बैंक बर्बाद हो गई है उसके बाद नहीं करेगी आरबीआई पीसीए, ये पहले करेगी ताकि अगर कोई बैंक बुरे हालत में जा रही है तो उसको बचाया जा सके। तो पीसीए का फ्रेमवर्क देख लेते हैं। आरबीआई इज ब्रॉडर सुपरवाइजरी स्ट्रेटजी, तो आरबीआई इसमें क्या करती है, सुपरवाइज ही करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अर्ली इंटरवेंशन देख लेगी कि बैंक में क्या क्या वीकनेस है और फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है। इनकरेज करेगी बैंक को ताकि जो भी रिस्की एक्टिविटीज़ है उसको अवॉइड किया जा सके और कैपिटल को कंजर्व किया जा सके। आरबीआई का अप्रोच क्या होने वाला है इसमें, क्लोजर इंगेजमेंट विद बैंक मैनेजमेंट, की बैंक के मैनेजमेंट को अब ज़्यादा से ज़्यादा देखेगी कि तुमसे तो नहीं हुआ, अब मुझे हैंडल करने दो। ठीक है, नॉट intended to restrict normal public banking operation like deposits और lending। तो इनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि जो भी बैंक का नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है, पब्लिक बैंकिंग ऑपरेशन, उसको जैसे कि डिपॉजिट या लैंडिंग, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन करने की का कोई आरबीआई का ऐसा मन नहीं है कि ठीक है मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि बैंकों को बचाया जा सके। ठीक है, तो एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक पे आरबीआई पीसीए करेगी। ठीक है, अब इसमें एक्सक्लूड क्या है, ठीक है, पीसीए किस पे आरबीआई नहीं कर रही, इस पे ध्यान देना है, आरआरबीज पे, देन पेमेंट बैंक पे, देन स्मॉल फाइनेंस बैंक पे। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान देने की ज़रूरत है कि आरबीआई पीसीए किस पे कर रही है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को, लेकिन आरआरबीज इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पेमेंट बैंक्स इंक्लूडेड नहीं है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो अदर इंस्टीट्यूशन है उसके लिए सिमिलर फ्रेमवर्क कुछ है। ठीक है, इंट्रोड्यूस किया गया है। तो हम देखते हैं कि अदर बैंकों के लिए सिमिलर फ्रेमवर्क क्या है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए जो है सैफ है। अब सैफ क्या है,
और ट्रिगर पैरामीटर हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे भी कैपिटल एडिक्वेसी की बात है, एनपीए लेवल्स की बात है और 2 कंसेक्यूटिव ईयर ऑफ लॉसेस, कि 2 साल से देखा जा रहा है कि बेचारे बैंक का लॉस ही लॉस हो रहा है। कैन ऑल्सो बी ट्रिगर्ड बाय गवर्नेंस इशू, तो अगर कोई गवर्नेंस इशू का प्रॉब्लम है फिर भी जो है सैफ लाया जा सकता है। ठीक है, सो अर्बन कोऑपरेटिव, जैसे पीसीए हमने देखा शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है, वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सैफ है। ठीक है, SAF। सो इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या लेकर के आएगी, डिविडेंड्स पे, डोनेशन पे, न्यू लोन्स पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सारी चीज़ों पे रेस्ट्रिक्शन लाया जा सकता है। देन सैफ फॉर RRBs बाय नाबार्ड, तो हमने देखा कि यहाँ पे अगर पीसीए नहीं कर रहे हैं तो ये जो है आरआरबी पे क्या हो रहा है, कुछ तो आरआरबी पे होगा ना, तो ये हमने देखा किस पे नहीं कर रहे हैं, पेमेंट बैंक्स पे, आरआरबीज पे, स्मॉल फाइनेंस बैंक पे, तो यहाँ पे सैफ हो रहा है। ठीक है, सुपरवाइज कर रही है, तो जो आरआरबीज पे कौन करेगा, हमने देखा था कि रूरल एरिया पे जो भी चीज़ें होंगी नाबार्ड करेगा, तो सुपरवाइज कौन करेगा, आरआरबीज को नाबार्ड करेगा, एंड इज प्लानिंग सैफ फॉर रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स पे सैफ को ये क्या करेगा, प्लान करेगा बेस्ड ऑन सिमिलर पैरामीटर टू अर्बन कोऑपरेटिव सैफ। ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जो जो पैरामीटर है उन्हीं सेम पैरामीटर पे आरबीआई आरआरबी पे भी सैफ लगेगा, किस पे, कौन लगाएगा, नाबार्ड लगाएगा। और पीसीए फॉर एनबीएफसीज, तो एनबीएफसीज पे भी क्या लगेगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगेगा, और ये कौन करेगा, आरबीआई करेगा। और ये एप्लीकेबल कब है, एप्लीकेबल सिंस 2021 फॉर लार्ज एनबीएफसीज, तो जो बड़े एनबीएफसीज है उस पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लगेगा। ठीक है, फोकस किस पे रहेगा, कैपिटल एडिक्वेसी पे, एनपीएस पे, और लेवरेज लाइक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। तो यहाँ पे फंसाया जा सकता है आपको कि जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहाँ कहाँ लग रहा है और कहाँ किस बैंकों पे नहीं लग रहा है। तो ये हमने 3 एक्सेप्शन देखा, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक पे हमने देखा कि क्या लग रहा है, सैफ लग रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। भी जरूरी है कि सैफ क्या है, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये याद रहेगा, सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क। ये किस पे लग रहा है, ये हमने देखा 2 चीज़ों पे लग रहा है, यूसीबीज पे लग रहा है एंड आरआरबीज पे लग रहा है। आरआरबीज पे कौन कर रहा है, नाबार्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। देन